नदी किनारे मैगी पार्टी करने वाली नई देवरानी। निमृत, हमारी मदद करो। पानी की लहरें बार बार तेज हो रही हैं, जिस वजह से हम तैर नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो गया? हम तो एक नॉर्मल मैगी पार्टी कर रहे थे इस नदी किनारे। अब क्या करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जेठानी जी को बुलाती हूँ। जेठानी जी, जेठानी जी, बाहर आइए, मेरी दोस्त डूब रही है नदी में। निमृत की जेठानी वहां आकर, जेठानी जी मदद कीजिए हमारी। अरे तो मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? मैंने कहा था क्या नदी किनारे बैठकर मैगी पार्टी करो? अब भुगतो तो जो हो रहा है। निमृत की जेठानी इतनी आग बबूला क्यों हो रही थी निमृत की मैगी पार्टी से? और क्या खुशबू सच में निमृत की दोस्तों को नहीं बचाएगी? इन सभी पहलुओं को जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। वाओ, कितनी सुंदर नदी है घर के सामने और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जी कर रहा है यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ हाँ देवरानी जी, बैठ जाइएगा, पर पहले अपनी गृह प्रवेश की रस्म तो कर लीजिए। ओके जेठानी जी। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह निमृत अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। रसोई में कितनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो मुझसे खाना भी नहीं बनाया जाएगा। एक मिनट, ये खिड़की कैसी है? इसे खोलती हूँ, शायद यहाँ से थोड़ी ठंडी हवा आ ही जाए। निमृत खिड़की को खोलती है। अरे वाह, खिड़की से कितनी सुंदर नदी दिखाई दे रही है और इन नदी के लहरों से टकराकर कितनी ठंडी ठंडी हवा रसोई के अंदर आ रही है। क्यों ना इस नदी किनारे एक मैगी पार्टी की जाए। अब निमृत ढेर सारा मैगी बनाकर एक पतली सी चटाई, कोल्ड ड्रिंक, डिस्पोजल प्लेट, ग्लास लेकर नदी के पास पहुंचती है। अरे देवरानी जी कहाँ हैं? रसोई में दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ, बहू ने पहली रसोई का खाना नहीं बनाया क्या अभी तक? सारा परिवार निमृत को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आता है। निमृत नदी किनारे बैठी हुई होती है। अरे निमृत जी, आप यहाँ पर हैं? हाँ जेठ जी, मेरा बड़ा मन कर रहा था इस नदी किनारे मैगी पार्टी करने का। आप लोग भी इंजॉय कीजिए ना मेरी मैगी पार्टी। ये क्या देवरानी जी, पहली रसोई में आपको पकवान बनाना चाहिए था, तो आप इस नदी किनारे बैठकर मैगी पार्टी कर रही हो। तो क्या हो गया जेठानी जी, खाना फिर कभी खा लेंगे। अब सारा परिवार चटाई पर बैठकर नदी किनारे मैगी खाता है। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। अब रात को निमृत रात का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में मुझे खाना वाना नहीं बनाया जाएगा। आइडिया, एक काम करती हूँ, नदी किनारे ही ये चूल्हा सिलेंडर लेकर जाती हूँ और वहाँ पर गर्मा गर्म फटाफट मैगी बना लेती हूँ। इसी बहाने नाइट में नदी किनारे मैगी पार्टी भी हो जाएगी। अब निमृत नदी किनारे चूल्हा सिलेंडर रखकर वहीं पर मैगी बनाने लगती है। परिवार वाले ये सब देखकर बाहर आते हैं। निमृत, तुम इतनी रात को नदी किनारे मैगी बना रही हो और हम लोग तुम्हें घर में ढूंढ रहे थे। सॉरी योगेश, मैंने तुम्हें बताया नहीं और मैं नदी किनारे मैगी पार्टी करने आ गई। पर देखा ना, रात में कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का। नदी का पानी भी कितना चमक रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और रात में नदी किनारे मैगी पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। बाहू, ऐसा बोलकर ही तूने सुबह भी नदी किनारे मैगी पार्टी की थी, अब रात में भी। देवरानी जी, इतना भी क्या खास है इस नदी में जो आप दिन रात इस नदी किनारे आकर मैगी पार्टी करनी शुरू कर देती हो? जेठानी जी, आपको क्या पता, इस नदी किनारे इन ठंडी हवाओं और लहरों को देखने के लिए लोग अपने हजारों रुपए खर्च करते हैं मलेशिया, शिमला, गोवा पर। और जब हमारे घर के सामने इतनी सुनहरी नदी है तो क्यों ना हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। चलिए अब आप भी आकर मेरी ये मैगी पार्टी एंजॉय कीजिए। वो सब तो ठीक है देवरानी जी, पर नदी का पानी बहुत गहरा है, थोड़ा ध्यान से ही अपनी मैगी पार्टी एंजॉय करना यहाँ पर। डोंट वरी जेठानी जी, ऑल मैनेज। अब सभी परिवार रात में नदी किनारे बैठकर मैगी पार्टी का आनंद लेते हैं और इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। और एक दिन निमृत अपनी कुछ सहेलियों को फोन पर अपना ससुराल दिखाती है। देखो, इसी नदी किनारे रहती हूँ मैं। अरे वाह, तेरा ससुराल तो बहुत सही जगह रहता है। कितनी सुंदर नदी है तेरे घर के पास। है ऐसी नदी के पास तो गर्मा गर्म एक मैगी पार्टी हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ सच में, एक मैगी पार्टी तो बनती है इस नदी किनारे। क्या कहा, मैगी पार्टी? फिर तो मैं भी आऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करो, तुम लोग कल ही आ जाओ और कल ही हम सब इस नदी किनारे मैगी पार्टी करते हैं। अब अगले ही दिन निमृत की दोस्त कृतिका, अनुष्का, निशा, अन्नू आती है और सभी लोग चटाई पर बैठकर नदी किनारे मैगी पार्टी कर रहे होते हैं। मैगी पार्टी तो हो गई, पर पता नहीं क्यों मेरा इस नदी में तैरने का बहुत मन कर रहा है। तुम चलोगी निमृत? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ इस नदी किनारे अपनी मैगी पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। निमृत की चारों दोस्त नदी के बीचों बीच तैरना शुरू करती हैं कि तभी वो सब डूबने लगती हैं।
निम्रत हमारी मदद करो, पानी की लहरें बार बार तेज हो रही हैं, जिस वजह से हम तैर नहीं पा रहे हैं। ये क्या हो गया? हम तो एक नॉर्मल मैगी पार्टी कर रहे थे इस नदी किनारे, और भगवान जी, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जेठानी जी को बुलाती हूँ। जेठानी जी, जेठानी जी बाहर आइए, मेरी दोस्त डूब रही है नदी में। निम्रत की जेठानी वहां आकर, जेठानी जी मदद कीजिए हमारी। अरे तो मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? मैंने कहा था क्या नदी किनारे बैठकर मैगी पार्टी करो? अब भुग तो जो हो रहा है। निम्रत मदद करो हमारी, हम डूब रहे हैं। जेठानी जी मेरे दोस्तों को बचा लीजिए ना, वो डूब रहे हैं। हाँ हाँ करती हूँ मदद, रुक। अब खुशबू पानी के अंदर जाकर एक एक करके निम्रत के सभी दोस्तों को नदी से बाहर निकालती है। तुम लोग ठीक हो? भगवान की कृपा से हम लोग ठीक हैं, पर हम बस अब जा रहे हैं। हमें और नहीं करनी तुम्हारे घर के पास इस नदी किनारे बैठकर मैगी पार्टी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी निम्रत नदी किनारे मैगी पार्टी करने से बाज नहीं आ रही थी। तभी एक रात 2 बजे घर में कितनी गर्मी हो रही है, एसी भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, हल्की हल्की भूख भी लग रही है। निम्रत उठकर अपने कमरे की खिड़कियों को खोलती है और वहां से नदी के बहते पानी को देखकर कहती है, घर से अच्छा माहौल तो नदी के पास हो रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। एक काम करती हूँ, योगेश जी को उठाती हूँ। योगेश, योगेश उठो ना योगेश। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों जाग रही हो? योगेश चलो ना नदी किनारे चलते हैं, घर में कितनी घुटन हो रही है। मैं गर्मा गर्म 2 प्लेट मैगी भी बना लेती हूँ, बहुत मजा आएगा। प्लीज चलो ना योगेश। तुम्हारा दिमाग खराब है? रात के 2 बज रहे हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है। प्लीज योगेश चलो ना। तुम भी ना निम्रत, बहुत जिद्दी हो। ठीक है चलो। अब अपने हाथों में गर्मा गर्म 2 प्लेट मैगी बनाकर निम्रत योगेश के साथ नदी किनारे आती है और मैगी खाना शुरू करती है। देखो योगेश, कितना मजा आ रहा है ना रात में नदी किनारे ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म मैगी खाने में। इसी बहाने हमारी छोटी सी मैगी पार्टी भी हो गई। माहौल तो काफी अच्छा है इस नदी किनारे का, और ये मैगी पार्टी भी मुझे बहुत पसंद आई। पर एक बात का ध्यान रखना, ये नदी उतनी भी सेफ नहीं है जितना तुम समझते हो। इस नदी में कुछ हादसे भी हो रखे हैं। कहते हैं कभी भी इस नदी में खतरनाक मगरमच्छ मछलियां बाहर आ जाती हैं और इंसानों को खा जाती हैं। प्लीज योगेश, फालतू के सस्पेंस क्रिएट मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं इतने टाइम से इस नदी किनारे बैठकर मैगी पार्टी कर रही हूँ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ और देखना आगे भी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब जेठानी, सास, पति सबके समझाने के बाद भी निम्रत नदी किनारे मैगी पार्टी करना नहीं छोड़ रही थी। तभी एक शाम निम्रत नदी किनारे बैठकर मैगी खा रही थी। ये पानी की लहरें आज इतनी तेज तेज क्यों बह रही हैं और दिन में तो नॉर्मल रहती हैं। निम्रत इतना बोलती है कि तभी नदी का पानी बहुत तेज उछलता है, जैसे मानो किसी ने उसमें बहुत बड़ा पत्थर फेंका हो, और अचानक से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निकलकर निम्रत के पास आने की कोशिश करता है। निम्रत भागने की कोशिश करती है और वो जमीन पर गिर जाती है। मगरमच्छ बचाओ, माँ जी, जेठानी जी, योगेश भैया बाहर आइए। पानी की लहरों का शोर और निम्रत की आवाज सुनकर सारा परिवार घबराते हुए घर से बाहर आता है। आलोक और योगेश एक कपड़े में आग जलाकर मगरमच्छ की तरफ करते हैं, जिससे मगरमच्छ पानी की ओर लौट जाता है। निम्रत, तुम ठीक तो हो? देवरानी जी बहुत समझाती थी ना मैं आपको, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती थी। अब बताओ, और करोगी इस नदी किनारे मैगी पार्टी? समझाया तो मैंने भी था ना निम्रत तुम्हें। अगर आज तुम्हारी जान ही चली जाती तो तुम क्या करती? गलती हो गई मुझसे, मुझे आप लोगों की बात माननी चाहिए थी। पर अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस नदी किनारे अब दोबारा कभी मैगी पार्टी तो दूर, यहाँ पर ज्यादा देर तक बैठूंगी भी नहीं। पर मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है बहू, कोई बात नहीं, माफ कर दिया तुझे सबने। चल अब घर के अंदर बैठ, थोड़ा आराम कर, तेरी धड़कन तेज हो रही है। ये हादसा निम्रत के लिए एक सबक का काम करता है और इसके बाद से निम्रत नदी किनारे मैगी पार्टी करना हमेशा के लिए छोड़ देती है। माँ, और कितनी देर हमें इस गर्मी में चलना होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पैर भी दर्द होने लग गए हैं। हमें और कितनी देर चलना होगा? हम लोग घर कब तक पहुँचेंगे? हम सब लोग घर को छोड़कर ही तो यहाँ आए हैं। जल्दबाजी के चक्कर में ठीक से अपना पूरा सामान भी नहीं ला पाए। कुछ महीनों पहले तक तो हमारे गांव में सब कुछ कितना ठीक था। कुएं और नदियां पानी से भरे हुए थे, सभी आराम से रह रहे थे। लेकिन अचानक से ये गर्मी बढ़ी, पूरे गांव में सूखा पड़ गया और सभी लोग तो शुरुआत में ही गांव छोड़कर चले गए। एक हमारा ही परिवार था जो आखिर में निकला। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कुछ पता भी है आप लोगों को? ये रास्ता एक छोटे शहर की तरफ जा रहा है। शहर में कहीं ना कहीं तो रहने का इंतजाम हो ही जाएगा। अपने गांव में अचानक सूखा पड़ जाने के कारण यह पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ता है।
कई घंटे तक धूप में पैदल चलने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। अब और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर चलने की। अब यहीं कहीं जुगाड़ करके घास फूस की झोपड़ी बना लेते हैं। यहाँ आसपास काफी सारे पेड़ की छांव भी है। हाँ, यहीं घर बना लेते हैं। और कितना ही आगे जाएंगे। यहाँ आते हुए थोड़ी दूर पर एक नदी भी है, तो पानी का भी इंतजाम हो जाएगा। तुम सब एक काम करो, बच्चों को लेकर इस पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाओ। हम लोग कहीं आसपास से घास फूस का इंतजाम करते हैं। पांचों बहुएं बच्चों को लेकर पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाती हैं। तो वहीं उन सबके पति आसपास के घास फूस का इंतजाम करते हैं। अब जल्दी से एक छोटी सी घास की झोपड़ी बना देते हैं। तो वहीं बहुएं मिट्टी से एक चूल्हा बना लेती हैं और अपने साथ लाए थोड़े सामान को बहू घर के अंदर रख देती हैं। सर छुपाने के लिए हमने ये झोपड़ी तो बना ली, लेकिन अब काम वगैरह का क्या करना है। गांव में तो आप लोग छोटे मोटे काम करके गुजारा चला लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ क्या काम करेंगे। गांव में गुजारा चल जाता था, ये तो फिर भी शहर है। आसपास कहीं ना कहीं तो हमें काम मिल ही जाएगा। मेरे पास 100-200 रुपए पड़े हैं, उनसे मैं दाल चावल और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर रख देता हूँ। अब जब तक हम लोगों की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम लोगों को इसमें ही गुजारा करना होगा। अजय दुकान से दाल चावल लाकर रख देता है। तो वहीं बहुएं खाना बनाती हैं। शहर में आए हुए इस पूरे परिवार को 1 से 1.5 हफ्ता होने को आ जाता है, लेकिन अभी तक पांचों के पतियों को कहीं भी ठीक से नौकरी नहीं मिली थी। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। सबसे पहले गांव में सूखा पड़ा तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और अब जब यहाँ आए तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। और मुझे मजदूरी का काम तो मिल गया है, लेकिन यहाँ के लोग तो ठीक से पैसे ही नहीं देते हैं, और अगर कहीं अच्छी जगह जाओ तो वो रहने का प्रूफ मांगते हैं। अब क्या बताएं उन्हें कि हम शहर में कुछ समय पहले ही आए हैं। घर में अब राशन भी खत्म होने को आ गया है। भूख तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन इस गर्मी का क्या करें। इस घास फूस की झोपड़ी में तो काफी ज्यादा गर्मी लगती है। खाना बनाने के लिए भी बर्तन नहीं है घर में, गिन चुनकर 5-6 बर्तन है, और इस जमीन पर तो बच्चों से सोया भी नहीं जाता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हम लोगों को, वरना कब तक इस तरह रहेंगे। इस गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी हमारा ये घास फूस का घर है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग अपने इस घास के बनाए घर को छोड़कर एक मिट्टी का घर बना ले। हमारे गांव में कई लोगों के घर मिट्टी के बने हुए थे। पंखा ना होने पर भी मिट्टी के घरों की वजह से उनके घरों में काफी ठंडक रहती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमारा सेठ कितना अमीर था, लेकिन उसका घर बना मिट्टी का था और घर में काफी ठंडक भी रहती थी। तो फिर देर किस बात की है, हम लोग जल्दी से मिट्टी वगैरह का इंतजाम करते हैं। यहाँ नदी के पास ढेर सारी मिट्टी है और काफी ठंड भी है। हम लोग वहीं से कल मिट्टी ले आएंगे और आप लोग हमारी मदद करना। सभी बहुएं अगले दिन नदी किनारे से ढेर सारी ठंडी ठंडी मिट्टी भरकर लेकर आती हैं। तो वहीं उनके पति अब आसपास से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आते हैं और लकड़ियों की मदद से एक घर का ढांचा तैयार करते हैं। तो वहीं अब सभी बहुएं उस मिट्टी की मदद से उस लकड़ी की ढांचे को अच्छी तरह से ढकने लगती हैं। 1 से 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार ये सभी बहुएं एक मिट्टी का घर तैयार कर देती हैं, जो अंदर से काफी ठंडक भरा होता है। तुमने सही कहा कि घर तो अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। कम से कम गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत मिली। मैं तो कह रही हूँ कि हर 2 दिन में घर की दीवारों और जमीनों को भी गीला करते रहेंगे, इससे घर में भी और ठंडक रहेगी। मिट्टी से घर का जुगाड़ करने की वजह से सभी बहुएं काफी खुश थीं और अब उन्हें थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल चुकी थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक गांव छोड़ने की वजह से ये सभी बहुएं साथ में रसोई का कुछ ज्यादा सामान नहीं ला पाई थी, इसलिए खाना वाना बनाने और सामान रखने में भी काफी दिक्कत आती थी। मैं तो परेशान हो गई हूँ खाना बनाने से। ठीक ठाक बर्तन भी नहीं है, मिर्च मसाले भी हमें पन्नी में रखने पड़ते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में तो हम आधे से ज्यादा सामान अपने घर पर ही भूल गए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, इधर हमारे पतियों की नौकरी भी नहीं लगी है, वरना अगर हाथ में कुछ पैसे होते तो मार्केट से थोड़े बहुत बर्तन तो ले आते। तो क्यों ना हम लोग रसोई का सामान और बर्तन वगैरह मिट्टी के ही बना ले। जब मिट्टी का घर है तो मिट्टी की रसोई का सामान क्यों नहीं। तो फिर हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, चलो बहुत सारी चीज बनानी है रसोई के लिए, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। अब सभी बहुएं फिर से नदी किनारे से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती हैं और उनसे खाना बनाने के लिए तवा, कढ़ाई, हांडी, छोटे मोटे बर्तन, चम्मच, गिलास और मसाले रखने के लिए डिब्बे वगैरह बना लेती हैं, जो उनके दैनिक जीवन में काफी ज्यादा काम आते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी बहुएं घर के कामों में लगी होती हैं। तो वहीं उनके बच्चे घर में रखी थोड़ी बहुत मिट्टी से खेलने के लिए छोटे छोटे घोड़े, दिए और भी चीजें बनाने लगते हैं, जिसे देख
अरे वाह बच्चों, तुमने तो काफी सारी चीज बना ली और कितनी सुंदर सुंदर चीज बनाई है तुमने। माँ ये देखो, हमने हाथी, घोड़ा, दिया और साथ में गुड़िया भी बनाई है। इन्हें हम बनाकर बेचेंगे। देख रही हो तुम लोग, हमारे बच्चे कितने ज्यादा छोटे हैं लेकिन कितने ज्यादा समझदार भी हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक नया जुगाड़ आया है। क्यों ना हम भी इनकी तरह मिट्टी से थोड़ी बहुत घर की सजावट की चीज बनाएं। हमारे घर में भी कुछ भी सजावट के लिए नहीं है, खुद के लिए बनाने के साथ साथ हम बाहर वालों के लिए भी बनाएंगे। वैसे भी शहर में कहाँ लोगों के पास ऐसी चीज होती है। मुझे यकीन है कि अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो जरूर हमसे वो ये सब खरीदेंगे। पहले घर, फिर रसोई और अब मिट्टी से सजावट के सारे सामान बनाने के बाद पांचों बहुएं उन्हें घर के बाहर लगा देती हैं। आस पड़ोस के शहरी लोग जब उन मिट्टी से बने हुए छोटे मोटे सामानों को देखते हैं तो अरे अलीशा, जरा ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन घोड़े देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इन्हें तो मैं अपनी बालकनी में रखूंगी। बच्चों के छोटे छोटे मिट्टी के खेल खिलौने तो देखो, मेरी गुड़िया तो इसे देखकर खुश हो जाएगी। आप ये खेल खिलौना पैक कर दीजिए। जहां कुछ बहुएं इतना सब घर के बाहर सामान बेचकर पैसे कमाने में लगी थीं, तो वहीं कुछ अब घर के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे बेड बना रही होती हैं। अरे, ये तुम लोग छोटे छोटे मिट्टी के क्या बना रही हो? बिल्कुल बिस्तर जैसे लग रहे हैं। सही कहा आपने, हम लोग बेड ही बना रहे हैं। हम लोग तो जमीन पर सो जाते हैं लेकिन बच्चों से सोया नहीं जाता, इसलिए सोचा कि बेड ही बना दे। अब इतना सब कुछ तो बना लिया है तो ये क्यों नहीं। और हमने तो नहाने वगैरह के लिए अब मिट्टी से बाल्टी भी बना ली है। कभी सोचा नहीं था कि मिट्टी का जुगाड़ इस तरह हमारे जीवन में काम आएगा, रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकेगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वहीं अब उन सब के पतियों को भी शहर में छोटी बड़ी नौकरी मिल जाती है, जिससे अब उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। आसपास रह रहे शहरी लोग उन सभी बहुओं का मिट्टी का घर देखते हैं तो उन्हें वो भी घर काफी ज्यादा पसंद आते हैं और अब लोग अपने मिट्टी के घर को बनवाने का उन बहू को ऑर्डर भी देते हैं। जब मैं छोटा था और अक्सर अपनी नानी के घर जाया करता था तो उनका भी बिल्कुल ऐसा ही मिट्टी का घर बना था। आप लोगों का ये मिट्टी का घर देखकर मुझे मेरी नानी के मिट्टी के घर की याद आती है। क्या आप लोग हमारे लिए भी ऐसा ही एक मिट्टी का घर बना सकती हैं? इसके बदले आपको जितनी पेमेंट चाहिए मैं आपको दे दूंगा। और हाँ, मुझे मेरे लिए भी बनवाना है। मेरी बेटी को आपका मिट्टी का घर काफी पसंद आया है। हमारे घर में काफी सारे बच्चे हैं तो वो इसमें आराम से खेल भी लेंगे। हाँ क्यों नहीं, जरूर। अब बस मिट्टी का इंतजाम कर लीजिए, बाकी हम लोग हफ्ते भर के अंदर ही आप लोगों का घर बना देंगे। लोगों के छोटे मोटे मिट्टी के घर बनाकर भी उन बहुओं ने काफी सारे पैसे कमा लिए थे और अब धीरे धीरे उनके खुद के हालात भी ठीक होने लगते हैं।